नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। दोस्तों सभी को मालूम है हमारी यह सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश का इतिहास। और दोस्तों अभी तक हम लोग जो प्राचीन इतिहास था मध्य प्रदेश का उसे हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दोस्तों यह हमारी पहली वीडियो और इसमें हम मध्यकालीन इतिहास में स्पेशली मध्यकालीन इतिहास में आपको मध्य प्रदेश में केवल और केवल आक्रमण मिलेंगे, किसके द्वारा कहाँ पर आक्रमण किया गया, क्योंकि यह एक इस्टेब्लिश करने का समय था। जो पुराने प्राचीन जो रजवाड़े थे उनका अंत था, और जो नवीन बाहरी आक्रमण हुए थे, जो सल्तनतकालीन आक्रमण हुए थे, उन्होंने अपना राज्य विस्तार किया। और उसी क्रम में विभिन्न प्रकार के आक्रमण हुए। विभिन्न प्रकार के जो मुख्य स्थान है जैसे कि आप देखेंगे ग्वालियर, कलिंजर, मांडू, धार, आपका उज्जैन, इन सब पर सल्तनतकालीन आधिपत्य इस्टेब्लिश हुआ। तो वही सब इसके अंदर रहेगा। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है और इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइडिंग यू पीडीएफ एंड दिस पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं देना है। अभी तक दोस्तों जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग दे देता हूं आपको। यह हमारी 34वें नंबर की वीडियो है। इसके पहले 33 वीडियो हमारी आ चुकी हैं और इन 33 वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था, शुरुआत की थी हमने पुरापाषाण काल से, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल। उसके बाद हम लोगों ने एंटर किया था मौर्य शासन काल में। उसके बाद हमने डिस्कस किया था शुंग वंश को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सातवाहन वंश को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुषाण को। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दोस्तों अभीर वंश को, बोधि वंश को, मग वंश को, परिव्राजक वंश को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने दोस्तों डिस्कस किया था आपका चालुक्य वंश। उसके बाद हमने कलचुरी वंश को भी डिस्कस किया था दोस्तों। फिर उसके बाद हमने जो एक अभीर वंश था मालवा का, जिसने मालवा को मालवा नाम दिया था, उसको हमने डिस्कस किया था दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका अबीर वंश, गुप्त वंश को फिर हमने डिस्कस किया था। और गुप्त वंश के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों आपका चंदेल वंश। चंदेल वंश के साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका जो परमार वंश था। परमार वंश के बाद परमार वंश जो लास्ट वंश था हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। और उसके पहले हम लोगों ने परमार वंश के पहले शायद हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं आपका चंदेल वंश, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो लगभग जितने प्राचीन कालीन वंश थे मध्य प्रदेश के उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम एंटर हो चुके हैं मध्यकालीन के इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास की है प्रथम वीडियो है, और वैसे हमारी टोटल इतिहास की है 34वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, दिल्ली सल्तनत का शासन मध्य प्रदेश में। तो यह स्पेशली दिल्ली सल्तनत का शासन था जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1019 में महमूद गजनबी ने कलिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया। काफ़ी अधिक यह आक्रमण था दोस्तों कलिंजर और आपका ग्वालियर पर। दोस्तों कलिंजर से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कलिंजर पर इस समय किसका शासन था। अगर आप लोगों को ध्यान हो और जिस लोगों ने मेरी चंदेल वंश वाली सीरीज को अगर आप लोगों ने देखा है और गौर से अगर उसे समझा है, तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था 1019 में महमूद गजनबी ने कलिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ग्वालियर उतना अधिक स्पेसिफिक नहीं है, परंतु कलिंजर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस समय दोस्तों यहाँ पर शासन किसका था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराने वाले विद्याधर का शासन था। चंदेल वंश का शासक था यह विद्याधर, और इसका शासक था 1019 में कहाँ पर, इसका शासन था कलिंजर पर। और ग्वालियर पर आक्रमण किया था। कब किया था, किसने किया था दोस्तों, यह किया था महमूद गजनबी ने किया था कलिंजर और ग्वालियर पर। दोस्तों कलिंजर पर क्या हुआ था, विद्याधर ने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इससे संधि कर ली थी, और बदले में इसने इसे लगभग 15 से 20 जो किले थे वह गिफ्ट में दे दिए थे। किसने दे दिए थे, गजनी ने दे दिए थे, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 1195 और 96 में दोस्तों मोहम्मद गौरी आता है, और यह ग्वालियर के संरक्षण एवं जिसे लोहांग देव भी कहा जाता है पर आक्रमण करता है। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी भी ग्वालियर पर आक्रमण करता है, और यह ग्वालियर पर कब आक्रमण करता है, यह आक्रमण करता है 1195 से 96। मोहम्मद गौरी ग्वालियर का कौन सा राजा है, जिसका नाम था संरक्षण, या इसे लोहांग देव भी कहा जाता था। तो मोहम्मद गौरी भी ग्वालियर पर आक्रमण करता है और गजनी भी आक्रमण करता है, परंतु इनका कालक्रम अलग अलग है। यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक कन्फ्यूजन यहीं पर हो जाता है स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद हम देखेंगे, जिस तरीके से सभी को मालूम है, आप देखेंगे दिल्ली में किस तरीके से मोहम्मद गौरी अपना शासन इस्टेब्लिश करता है, और भारत से जाते हुए वह अपना सारा का सारा शासन किसे दे जाता है, ऐबक को दे जाता है। यह वही ऐबक है जिसने कुतुब मीनार की स्थापना की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी मध्य प्रदेश पर आक्रमण करता है, और 1202-1203 में इसका निशाना कहाँ पर होता है दोस्तों, बुंदेलखंड पर यह आक्रमण करता है। और एक और चंदेल वंश का शासक, यहाँ हमने देखा कलिंजर पर विद्याधर के ऊपर आक्रमण होता है गजनबी द्वारा, और आप देखेंगे
लगभग 200 साल बाद बुंदेलखंड पर आक्रमण किया जाता है। चंदेल वंश का एक शासक है जिसका नाम है परमार्दी देव। और दोस्तों परमार्दी देव के ही, अगर आप लोगों ने मेरे चंदेल वंश की सीरीज को देखा है तो अगर आपने पुरानी वीडियो देखे हैं तभी जाके आप इन्हें इजी तरीके से लिंक कर पाएंगे। समझ में तो आपको आएगा, परंतु अगर आपको लिंक करना है डीपली तरीके से तो जितने पुराने वीडियो हैं उन्हें सबको देखना ही होगा। तो चंदेल वंश का जो परमार्दी देव था, मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने भी आक्रमण किया था। और यही जो चंदेल वंश का शासक था, कौन सा, परमार्दी देव, इन्हीं के प्रमुख 2 सेनापति थे। उनके नाम क्या थे दोस्तों? आला और उदल। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट नाम थे, आला एवं उदल इनके ही शासक थे, तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इनके क्या थे, वो इनके जो परमार्दी देव थे इनके सेनापति थे। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या होता है, परमार्दी देव पर आक्रमण करता है और कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर यह अधिकार कर लेता है दोस्तों। तो कौन अधिकार कर लेता है? कुतुबुद्दीन ऐबक 1202-1203 में बुंदेलखंड पर आक्रमण करके जो चंदेल वंश के शासक होते हैं परमार्दी देव, इनको पराजित कर कलिंजर और महोबा पर अधिकार कर लेता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मालवा क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों, कुतुब मीनार दोबारा से आक्रमण करता है। और यह इसका दोबारा नहीं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा कि मालवा क्षेत्र पर, यहाँ पर हमने देखा बुंदेलखंड पर इसका आक्रमण था, अब बात चल रही है मालवा की। तो मालवा एक सेपरेट आपका भौगोलिक प्रदेश है हमारे मध्य प्रदेश में। तो मालवा क्षेत्र पर कुतुब मीनार दोस्तों प्रथम बार आक्रमण, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। किसी भी शासक का अगर प्रथम आक्रमण होता है तो वह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के हिसाब से दोस्तों। तो मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ने प्रथम आक्रमण उज्जैन पर किया था। किस पर किया था? उज्जैन पर किया था दोस्तों। और उज्जैन के जो मंदिर हैं उनको इसने लूटा भी था दोस्तों इस समय। और 1196-97 में उज्जैन को लूटा भी था। तो आपको इसका सन याद रखना है और कुतुब मीनार द्वारा आक्रमण याद रखना है। कहाँ पर किया गया था? उज्जैन पर किया गया था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 1231 में दोस्तों देखते हैं हम इल्तुतमिश ने क्या करता है। इल्तुतमिश दोस्तों, अगर आपको भारतीय इतिहास की थोड़ी बहुत समझ भी है तो आपको मालूम होगा, ऐबक आता है, ऐबक के बाद आता है आपका इल्तुतमिश। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इल्तुतमिश क्या करता है? ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर प्रतिहारों को पराजित कर देता है। तो इल्तुतमिश क्या करता है? ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण करता है और प्रतिहारों को पराजित कर देता है। मैंने आपको बताया था प्रतिहार वंश को जब हमने डिस्कस करेंगे आगे तो वहाँ पर मैं आपको डीपली तरीके से बताऊँगा। सेकंड देखते हैं हम 1210-1236 में इल्तुतमिश आक्रमण करता है। कहाँ पर आक्रमण करता है दोस्तों? इल्तुतमिश आक्रमण करता है मांडू, ग्वालियर और मालवा पर और जीत लेता है इन सबको और उज्जैन को लूटता है। तो आपको यह भी याद रखना है कहाँ कहाँ पर आक्रमण करता है इल्तुतमिश। 1210 और 1236 के बीच में इल्तुतमिश मांडू, ग्वालियर, महोबा को जीतता है और उज्जैन को लूटता है। तो यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा 1224 में एक छहदेव नामक राजपूत शासक रहता है दोस्तों और यह इल्तुतमिश को पराजित कर देता है। यह भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1224 में इल्तुतमिश को एक छहदेव नामक राजपूत सरदार होता है और वह इल्तुतमिश को पराजित कर देता है। 1292 में आप देखेंगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर समय आ जाता है दोस्तों। और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? उज्जैन और विदिशा को लूटता है और मालवा का एक महलक देव दोस्तों, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है और परमार वंश को अगर आपने समझा है तो मैंने आपको बताया था इस वंश का यह लास्ट शासक रहता है। किस वंश का दोस्तों? परमार वंश का यह लास्ट शासक रहता है। और 1292 में अलाउद्दीन खिलजी उज्जैन विदिशा को लूटता हुआ मालवा में महलक देव को पराजित कर देता है। और यह महलक देव कौन है? यह महलक देव होता है दोस्तों मालवा का अंतिम परमार शासक होता है और यहीं से आपका परमार वंश का अंत हो जाता है। यह मैंने आपको डिस्कस किया है। अब देखेंगे हम मालवा पर आक्रमण के दौरान दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ऐन उल मुल्क था। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों फैक्ट है। और यह ऐन उल मुल्क है, यह महलक देव से लिंकित है कि आपको मालूम होना चाहिए जब किसने पराजित किया था। नेतृत्व तो अलाउद्दीन खिलजी का था परंतु पराजित किसने किया था? ऐन उल मुल्क ने किया था। किसे? महलक देव को। और जितना भी मालवा पर आक्रमण किया था स्पेशली दक्षिण भारत पर आक्रमण करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा किसे था? ऐन उल मुल्क को भेजा था, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे दोस्तों 1324 में फारसी भाषा बटियागढ़ से एक अभिलेख प्राप्त होता है दोस्तों। बटियागढ़ वर्तमान में जो दमोह जिला है दोस्तों वहाँ पर पड़ता है, आपको याद रखना चाहिए। तो 1324 का एक फारसी भाषा का अभिलेख प्राप्त होता है यहाँ से। और यह अभिलेख किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बटियागढ़, उसका इस अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बटियागढ़ दमोह में प्राणियों के लिए एक
गौमठ, याद रखना आपको, गौमठ तथा बावड़ी बगीचा आदि बनवाया था। तो फारसी भाषा का एक अभिलेख कहाँ से मिलता है? बटियागढ़ दमोह से मिलता है। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर एक गौमठ, बावड़ी या बगीचा बनवाया गया था, किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों 1325 से 1340, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस दौरान मोहम्मद तुगलक ने धार के किले का निर्माण कराया था। तो 1325 से 1340 के दौरान दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण कराया था। यह वही धार का किला है जहाँ पर भोज वंश को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, परमार वंश को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो परमार वंश का शासक था बाक्यपति मुंज, और भोज द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी अधिक मंदिर बनवाए गए थे। परंतु कालिका देवी का मंदिर बाक्यपति मुंज द्वारा कहाँ पर बनाया गया था? यहीं पर बनाया गया था, आपके धार में बनाया गया था। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि 1335-36 के दौरान मालवा में भीषण अकाल भी पड़ा था। तो मालवा में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1335-1336 के बीच में मालवा में भीषण अकाल पड़ा था दोस्तों। इसी के साथ मध्यकालीन इतिहास से जो आक्रमण थे उसको हमने ब्रीफिंग आज हमने ली है इस वंश की। इसके बाद एक एक जो रियासत हैं उनको मैं एक एक तरीके से कवर करूंगा दोस्तों, और यकीन मानिए दोस्तों प्री ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी, काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में दोस्तों, प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।